नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है और आज फिर से बजट पर जो है वो घमासान देखने को मिल सकता है, यानी विपक्ष बजट को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। दिल्ली में मानसून सत्र का आज तीसरा दिन, यानी बजट सत्र का तीसरा दिन बजट कल पेश हो चुका है और इस बजट के खिलाफ अब जो इंडिया गुट के सांसद हैं वो आज प्रदर्शन कर सकते हैं, उनका प्रदर्शन है और बजट को लेकर विपक्ष सड़क से सदन तक हमलावर नजर आ रही है। विपक्ष ये कह रही है कि ये मात्र अपने सहयोगियों को या फिर सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार को बचाने के लिए ये बजट निकलकर सामने आए हैं, तो इसी के खिलाफ आज सभी जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रदर्शन करने के लिए वो जो है वो निकल चुके हैं। तो सड़कों से सदन तक हमलावर हो चुके हैं। इस वक्त आप सीधे ये संसद की कार्यवाही लाइव देख रहे हैं क्योंकि आज तीसरा दिन है और फिलहाल ये कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। Aspirational Districts program is a pan-India program. It is a brainchild of the Honorable Prime Minister, and in 2018, all districts were assessed as to find out who were the lowest ranked in living index. 112 districts were selected, and out of those 112 districts, we have tried to make sure that these districts come up at par with the rest of the better off districts in the country. The theme in all these districts to make them rise above their backward rest is convergence, cooperation and competition. Convergence of all government schemes, whether they are state government schemes or whether they are government of India schemes. And then we have made one step forward and asked for cooperation between the state governments and the central governments. And thereafter, we've had competition amongst all these 112 districts through a delta ranking system, whereby, according to the baseline, the performance of each of these districts, how further it has gone up or down, has been decided. Now, Andhra Pradesh had 3 districts which were in the list of 112 aspirational districts. However, 2 of these aspirational districts, namely Visakhapatnam and Vijayanagar, were bifurcated. And instead of Visakhapatnam, Alluri... आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध करना ठीक नहीं है। और माननीय सदस्यगणों, संसद में प्रदर्शन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी माननीय सदस्य को गेट पे आने पे गतिरोध पैदा नहीं होना चाहिए। मैंने बुलाकर भी चर्चा की है और ये उचित नहीं है, मुझे कई माननीय सदस्यों ने लिखा है। स्पीकर महोदय, आपने जो अभी रिमार्क किया है, कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने हमको भी अप्रोच किया है कि ये जो मेन पार्लियामेंट का द्वार है, नहीं, मुझे लिख के दिया है, लिख के दिया मुझे, और आपका संज्ञान में भी आया है, मुझे भी बताया गया है। और दूसरी बात सर, आज क्वेश्चन आवर में जो हमारा ओपोजिशन एमपीज ने जो किया है वो निंदनीय है। ऑल पार्टी मीटिंग में सर, ऑल पार्टी मीटिंग में सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर ने कहा हाउस अच्छा से चलना चाहिए, नियम से चलना चाहिए, सब नियम से चलना चाहिए, सबने कहा। फिर सदन में आकर के इस तरह से डिस्टर्ब करना, क्वेश्चन आवर का डिस्टर्ब करना, ये ठीक नहीं है सर। सदन में मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि प्रश्नकाल में न प्रतिपक्ष न सत्ता पक्ष की तरफ से किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं होगी, केवल प्रश्नकाल में प्रश्नकाल ही चलेगा, ये व्यवस्था है। Second supplementary. Thank you very much, Speaker, sir. Sir, in this minister's reply stated, for especially Andhra Pradesh, only 34 crores has been sanctioned. Out of that, only 49 lakhs only has been spent, sir.
What is the reason also, and I would like from the Honorable Minister, and not only that, sir, I requested him also whether this 50 crores is going to be increased later, because 50 crores is a very small amount, you know, for a district, for a development, sir. And moreover, sir, one more thing also, whether this, the Prakasam district declared by, you know, Honorable Prime Minister, with the, at the instance of, you know, my leader, Honorable CM, you know, Chandrababu Naidu Garu, that when will it start also operationally, whether they are going to take it up with the existing aspirational districts list also. Sir, I was trying to make the honorable member understand that aspirational districts are not given funds from out of the government devolving funds. They are given a delta ranking by virtue of which there is competition amongst all the 112 aspirational districts. The first district amongst those 112 per month gets 10 crore rupees. The district that comes second gets 5 crore rupees. Apart from that, there are sectors like health and nutrition and agriculture and water harvesting, which are also assessed. And whoever comes first out of those 112 districts on these parameters is given 3 crores each. So there is no separate budget as such for aspirational districts. All schemes of the central government, all schemes of the state government, they are converged. There is then thereafter there is competition as to which is the best district. So all told, since its inception in 2018, 1,582 crores was given for aspirational districts program, which is devolved to the districts by virtue of delta ranking system. Out of this, in first phase, which was from 2019 to 22, it was 974 crores. And the second phase, which is from 22 to 24, is for 933 crores, which is still in progress. Now, there seems to be a little bit of confusion in the honorable member's mind, and he's saying that whether we give funds. It is not us who give funds. The funds have been devolved by the Finance Ministry as presented by the Honorable Sitaraman, the Finance Minister. They have given a sizable package to Andhra Pradesh, and right now there is no extra money that can be given through Niti Aayog to these aspirational districts. It has to be a convergence of all schemes that are already in force, whether in the state level or in the central level. श्री माननीय सदस्य श्री रुद्र नारायण पानी। सर, मैं उड़ीसा से आता हूं, रुद्र नारायण पानी। धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री जी के प्रति जगन्नाथ इसको पानी करना भैया। पानी PANY, पीने का पानी। सर, प्रधानमंत्री जी के प्रति जगन्नाथ महाप्रभु का असीम कृपा इस बार हुआ। संयोग से मैं एक आकांक्षी जिला से आता हूं, दैट इज ढेंकनाल। इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल उड़ीसा। सर, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा स्थापना किया जाएगा, ऐसा पिछले 10 साल में कहा गया है, और आशा और विश्वास है कि इस आकांक्षी योजना के अंतर्गत ढेंकनाल जिला में क्या माननीय मंत्री जी का ये विचार है कि इस योजना के अंदर या किसी दूसरे तीसरे योजना के अंदर ढेंकनाल जिला में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल क्या बनाया जाएगा? जनाब स्पीकर साहब, ओडिशा के अंदर कुल मिलाकर के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 10 हैं, जिनमें कुल मिलाकर के जो प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं वो 104 हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। इंडिया गठबंधन के सांसदों का बजट के खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का बजट अलायंस पार्टियों को दिया गया है, अखिलेश यादव ने कहा है। बजट को लेकर विपक्ष सड़क से सदन तक हमलावर नजर आ रही है।
बजट कल पेश हुआ है और इस बजट के बाद अब विपक्ष जो है वो सरकार पर निशाना साध रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में विपक्ष के जो सभी सांसद हैं, यानी इंडिया गठबंधन के जो सभी सांसद हैं, वो आज इस हमला में जुटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। रोष जता रहे हैं कि ये बजट राजनीतिक बजट है, सहयोगियों को जो है वो कहीं ना कहीं खुश करने की बात की जा रही है। खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? का हम खंडन करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं सर। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो आपकी बात बेटी के बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका कंडम करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। Sir, Honorable Finance Minister. Sir, thank you for giving me an opportunity to respond. Much before I respond, they would like to make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want. Sir, it's a... Nothing will go on record. No. Honorable members, please. Honorable members, discussion on the budget was listed today, and I gave floor to the leader of the opposition in expectation that rules will be followed. I find बनती थी
और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के फर्स्ट और सेकंड टेन्योर में 183 किलोमीटर पर ईयर रेलवे लाइंस बनी और 10 वर्षों में 1830 किलोमीटर टोटल रेलवे लाइंस बनी है। इसके अलावा रेलवे स्टेशंस का डेवलपमेंट और हर तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फोकस है। माननीय अध्यक्ष जी आज जब डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश करेंगे उसमें भी महाराष्ट्र के लिए कई नई बातें होंगी। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। सर इधर भी देख लो सर। किधर भी देखूंगा, माननीय सदस्य की ओर देखूंगा। चलो माननीय। I was asking about that this work is going on very slowly. That particular point is that whether that will be completed as early as possible. This is my question. And another, those trains have not been running. So whether these trains will be started as early as possible to make convenient to the people of my constituency. माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है। अब प्रोजेक्ट की गति बढ़ गई है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। इस प्रोजेक्ट में जितने फंड्स इसके लिए चाहिए वो सारे सैंक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। रही बात दूसरी ट्रेन्स की, माननीय सांसद महोदय से मैं निवेदन करूंगा डिटेल्स जब भी लेके आए साथ में बैठ के उस पर चर्चा कर सकते हैं। श्री वीरेंद्र सिंह। मैं माननीय मंत्री जी का से पूछना चाहता हूं कि वाराणसी जिले से सटे चंदौली जिला है, मैं उस क्षेत्र से सांसद चुन के आया हूं। मेरा ऐसा पिछड़ा क्षेत्र है जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है। मात्र रेलवे ही एक ऐसा साधन है जिसके गरीब को आने जाने के लिए उसको व्यवस्था है। लेकिन जब से कोरोना के बाद हमारे क्षेत्र में आने वाले 3-4 जो स्टेशन है उस पर जो रुकने वाली ट्रेन है वो ट्रेनें बंद हैं। इसलिए गरीबों को गंतव्य स्थान तक आने जाने में जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो मुगल सराय से गया लाइन है और उसमें चंदौली और सैयद राजा स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन है जो देहरादून एक्सप्रेस अप एंड डाउन। Now that the leader of the opposition raised issues on the budget which was presented yesterday and tabled in this house yesterday, just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. There are a few points which I have to table here with your permission, voice here with your permission as to what happens in a speech. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets and they would know clearly that in every budget you don't get an opportunity to name every state of this country. I'll take this example. Between vote on account which was presented on 1st February this year and now the full budget which was presented yesterday for this year, I have not named very many states. But let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. Maharashtra's name was not taken in the vote on account, nor was it taken yesterday. But does it mean that we've ignored Maharashtra? And I can take the name of so many other different states where we have major projects, one. And second, if the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the Government of India, the programs of Government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states? They go as per a routine.
and actually the expenditure statement of the government, the department-wise allocation of the government, clearly item-wise mentions all this. This is a deliberate attempt, and I'm saying this with responsibility. This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party. तो आप सदन की कार्रवाई देख रहे हैं, लगातार ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज बजट सत्र का ये तीसरा दिन है। कल बजट पेश हुआ है और बजट पेश करने के बाद विपक्ष ने हमला करना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि 2 लोगों के अलावा इस बजट से कोई भी खुश दिखाई नहीं दे रहा है। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सदन की कार्यवाही देख रहे थे, जिस तरह से विपक्ष लगातार जो है वो बजट को लेकर सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो भी आपको बताना चाहेंगे। बजट को लेकर दोनों सदनों में विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। भारी हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही फिलहाल जारी है और असंतुलित बजट से विकास नहीं होगा, ये खड़गे का कहना है। ये मोदी सरकार बचाओ बजट है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह मोदी सरकार बचाओ का जो बजट है वो बताया है। भारी हंगामे के बीच फिलहाल ये बजट सत्र जो है वो चल रहा है, ये कार्यवाही चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ये कार्यवाही शुरू हुई है और अब जाकर लगातार विपक्षी नेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी सामने रख रही हैं। विपक्षी नेता लगातार इस बजट को लेकर सरकार पर हमला कर रहे हैं। विपक्ष का सीधा कहना है कि ये मोदी सरकार ने अपनी सरकार को बचाने के लिए इस बजट को पेश किया है। इस बजट से मात्र 2 लोग खुश हुए हैं, वो हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इस तरह के जो अल्फाज हैं वो विपक्ष ने कहे हैं और अब जाकर विपक्ष ने एक नया मोर्चा इस सदन के अंदर जो है वो खोल दिया है। दोनों सदनों में इस वक्त भारी हंगामा हुआ है। पहले नीट का मामला शुरू किया था, जब संसद सत्र की कार्रवाई शुरू हुई थी उस समय नीट से अपना जो कहीं ना कहीं मुद्दा था वो विपक्ष ने उठाया था। लेकिन अब बजट का जो एक नया मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गया है और इसी मुद्दे को लेकर अब जो है इसकी कहीं ना कहीं भनक बाकी राज्यों में भी देखने को मिल रही है। ये डिसेप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। नो, लेट अस विल प्रोटेस्ट, देन वी विल सी। ये भारत सरकार का बजट तो लगता नहीं, ये तो पूरी तरह संघीय ढांचे का उल्लंघन है। फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ा गया है। वो राज्य जहां पर भाजपा शासित नहीं है वहां उपेक्षा की गई। हमारे सारे राज्यों को जो उनका ड्यू था नहीं मिला है, उनकी भरपूर उपेक्षा वहां की जनता की हुई है। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, नाम तक नहीं लिए गए। ये तो सरकार बचाओ अभियान है, ये गवर्नमेंट का नहीं बजट है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का बजट है कि सरकार किसी तरह बन गई, लूली लंगड़ी से बचाए रहो, कुछ उनको खुश करो, कुछ उनको खुश करो, होना कुछ नहीं। तो एक कर्तव्य निभाते हुए हम अपना विरोध प्रदर्शन सदन के पहले हम 10:30 बजे करेंगे मकर द्वार पे, जो एंट्री पॉइंट है, और उसके बाद ये बात हम सदन में भी जब Since the Honorable Finance Minister had to say something, there is a right. Rest of you will have ample opportunity during 20 hours, and I will increase the time also to accommodate others. And let us set some example. Please, the way we have done it not good. Please, Srimati Mosam Noor. Yes, please hear. Sir, my 0 hour today. She is raising a good point. One second. Steps to stop. 1 second. Demand to take. 1 second. Why don't you hear the lady? Demand to take necessary steps to stop erosion by the Ganga river in Malda, West Bengal. Very important point. Yes, madam. Sir, thank you for accepting my 0 hour as the first notice. You have been very generous.
However, the finance minister has not been at all generous. Zero has been given to Bengal in the budget, and zero has been given to battle the floods of Malda. So here I am in Parliament speaking for the people of Malda Uttar and Malda Dakshin on behalf. चलिए, बिहार मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। बिहार से इस वक्त बड़ी अपडेट है। सदन में आज एंटी पेपर लीक बिल जो है वो पेश होगा और कहीं ना कहीं 10 साल की सजा के साथ 1 करोड़ का जुर्माना भी इस पे प्रावधान रह सकता है। बिहार विधानसभा में इस वक्त भारी हंगामा जारी है और आज सदन में 3 बिल जो है वो पेश हो रहे हैं। इन 3 बिलों पर नजर बनी रहेगी। सदन में आज एंटी पेपर लीक बिल भी पेश होगा और कहीं ना कहीं 10 साल की सजा के साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी इसमें एक प्रावधान रखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये जो पेपर लीक हो रहे हैं पिछले कई दिनों से, ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर ये महत्वपूर्ण बिल यहां पर जो है वो पेश किया गया है। हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50%, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और ये सब की संख्या जो बढ़ी, तो हम लोगों ने 50% की जगह 75% किया और 10% केंद्र सरकार ने अपर कास्ट के लिए किया था। उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, तो उनका जो भी था 14% वो रहा और हम लोगों ने उसके लिए ये करवा दिया, ये लागू कर दिया। और यही नहीं, अब इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली और हर परिवार के बारे में जानकारी ली और उसमें पता चला कि 74 लाख, 74 नहीं 94 लाख और उसमें चाहे वो अपर कास्ट के हों, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबको देखा गया। और जो 94 लाख गरीब आए और उसके लिए हम लोगों ने सरकार से तय कर दिया कि हर परिवार को 2-2 हजार हम देंगे और उनको देना शुरू कर दिया अब 5 साल के लिए। और इसके बाद और 9वें नंबर पर करने के लिए भी हम लोगों ने किया। तो अभी पटना के हाई कोर्ट ने रोका और तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं। तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे, एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं, ऐसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को। और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब, और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये ठीक नहीं है।
और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से। आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। आई लोग बोल रहे हैं जैसे आप ही लगे हैं, झूठे काहे के लिए लगे हुए हैं। चलिए जाइए अपने स्थान पे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ सारी बातें बता दी है, अब मुद्दा ही नहीं है, इसलिए अपने स्थान पे जाइए और प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। आपके मेंबर का कैसे बोलेंगे यार, नहीं हो सकता। बैठाइए, मैं अवसर दूंगा, आप बैठाइए, मैं सबको अवसर दूंगा, लेकिन अपने लोगों को बैठाइए आप। नहीं, यह नहीं हो सकता। अपने लोगों को बैठने के लिए कहिए, मैं दूंगा अवसर। सब लोग अपने स्थान पे जाइए, बोलने का पूरा अवसर देंगे हम, लेकिन अपने स्थान पे पहले जाइए। बेल में खड़ा होकर के हम अवसर नहीं देने वाले। अपने स्थान पे जाइए, हम अवसर देंगे बोलने के लिए। श्री राम सूरत कुमार। चलिए बड़ी खबर है, सदन में आज एंटी पेपर लीक बिल जो है वो पेश हो गया है। आपको बता दें ये बड़ा बिल 10 साल की सजा के साथ 1 करोड़ का जुर्माना इसमें रखा गया है। बिहार विधानसभा में ये भारी हंगामा फिलहाल जारी है और इसकी लाइव तस्वीरें भी आपने देखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस वक्त जो है वो सदन के अंदर संबोधित कर रहे थे। सदन में एंटी पेपर लीक बिल जो है वो भी पेश किया गया है। तो इसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया है जो जुर्माना लगेगा। यानी जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके मद्देनजर ये बड़ा कदम इस वक्त यहाँ पर उठाया गया है और बिहार में पेपर लीक के खिलाफ ये नया कानून बनेगा जिसको लेकर खुद जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। और पेपर लीक होने पर अब शिकंजा कसा जाएगा, यानी आने वाले समय में अगर पेपर लीक होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई होगी जिसमें 1 करोड़ का जुर्माना उसे देना पड़ेगा और 10 साल तक जेल भी इसमें हो सकती है। तो अब क्या आने वाले समय में सवाल भी ये उठता है कि इस कानून का कितना पालन जमीनी स्तर पर होता है, इस कानून के बनाने के बाद कितना डर उन लोगों में रहता है जो इस समाज में अराजकता फैलाते हैं या फिर जो पेपर लीक जैसे मामलों को तूल देते हैं, उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये देखना होगा कि इस कानून के जरिए कितना यहाँ पर जो है वो सफलता मिल सकती है। फिलहाल इस वक्त पटना से अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, एक नया कानून एंटी पेपर लीक को लेकर यहाँ पर पेश किया गया है और क्या लगता है इससे सफलता मिलेगी सरकार को आने वाले समय में? इस पेपर लीक के जो मामले निकल कर सामने आ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी, ऐसी संभावनाएं हैं? देखिए बिल्कुल शीतल, आज बिहार विधानमंडल का तीसरा दिन है और तीसरा दिन के विधानमंडल सत्र के शुरू में तो भी जो विपक्ष के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, माले, तो ये सभी काफी आक्रामक दिखे। जिस तरह से पेपर लीक का मामला, नीट पेपर लीक का मामला आया और उसको सुप्रीम कोर्ट से हालांकि ये कहा गया कि परीक्षा जो है कैंसिल नहीं होगा, परीक्षा जो है पहले को जाएगा कि इसको लेकर बिहार सरकार काफी गंभीर है और इसको लेकर आने वाले समय में काफी गंभीरता से इसका सामना करने के तैयार है और इसको लेकर कड़े कानून प्रावधान बनाए, कड़े कानून का प्रावधान बनेगा। देखिए इसको लेकर तो दोनों से पेपर लीक का मामला बिहार में देखा गया, विभाग में भी देखा गया। तो जी अमित, आपकी आवाज कट रही है। अमित, मुझे लगता है अमित की इस वक्त जो है वो संपर्क कट चुका है, लेकिन अमित जानकारी दे रहे थे कि बिहार में पेपर लीक के खिलाफ ये कानून बनेगा, नया कानून बनेगा और इसी को लेकर आज एंटी पेपर लीक बिल जो है वो भी पेश किया गया है और इस पर यह स्थिति साफ होगी कि आने वाले समय में क्या पेपर लीक के मामलों में कोई ना कोई नियंत्रण लगेगा, यहाँ पर रोक लगेगी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अमित इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, दोबारा से उनके पास जाना चाहेंगे। अमित, पूरी जानकारी बताइएगा। जो बिहार विधानमंडल का तीसरा दिन है और जिस तरह से विपक्ष की ओर हमलावर हुए बिहार की एनडीए सरकार पर, जिस तरह से नीट पेपर लीक का मामला सामने में आया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि परीक्षा अब कैंसिल नहीं होगा, परीक्षा
जो परिणाम है वो यथावत बना रहेगा। लेकिन विपक्षियों से लगातार जो मांग थी और जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया कुछ दिन पूर्व और आक्रोश व्यक्त किया गया इस पेपर लीक मामले को लेकर, तो अब बिहार की नीतीश सरकार काफी गंभीर है और इसको लेकर कड़े कानून के प्रावधान जल्द ही लाए जाएंगे। आज बिहार विधानसभा में और बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में जो है इसको लेकर काफी चर्चा रही, काफी हंगामेदार सदन रहा और सदन इस चीज को लेकर इसी चीज से अंदाजा लगा सकता है कि 2 बजे के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल अमित, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानून तो बहुत सारे लागू होते हैं, वो सामने भी आते हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर उन कानूनों का डर उन लोगों में रहता है जो इस समाज के प्रति हमेशा कहीं ना कहीं घृणा फैलाने की कोशिश करते हैं, या पेपर लीक जैसे मामले हो या बाकी अन्य मामले हो? तो ये भी एक चुनौती रहती है कि अगर आप कानून को लागू करते हैं तो उस कानून का पालन कितना होता है। और बिल्कुल शीतल, काफी गंभीर सवाल है। देखिए, सिंडिकेट जो कायम हो जाता है एक जगह कहीं पर, तो सिंडिकेट को तोड़ना काफी मुश्किल है और सरकार भी अंततः जब तक सरकार इसको लेकर कड़े कदम नहीं उठाएगी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कानून तो कई बन जाते हैं और कानून देखने को भी मिलते हैं, लेकिन कानून कहीं ना कहीं जो है सीमित कर और सीमित लोगों के बीच ही लागू होते हैं, जो इसमें माफिया राज कायम हो जाता है। प्रश्न पत्र लीक का मामला हो या फिर कई ऐसे मामले बिहार में देखे गए हैं जो कि समानांतर सरकार के चल रहे हैं, शराब बंदी भी है या फिर कई ऐसे मामले हैं। तो देखिए, सिंडिकेट को तोड़ना सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि कड़े कानून लागू होंगे और कड़े कानून बनाए जाएंगे और इस पर शिकंजा कसा जाएगा। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने भी इस पर कहा कि कानून जो है वो बनाए जाएंगे और उन पर शिकंजा कसा जाएगा जो इस तरह से मामलों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, और आने वाले समय में सफलता भी हाथ लगेगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, एक बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है और वो भी आपको बताना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपने देखा किस तरह से जो बिहार का जो सदन है वहां पर भी चर्चा जारी है। नीट यूजी मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी, अब ये परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया है। परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं है। नीट यूजी की आज से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और नीट को लेकर ये बड़ा कदम और नीट को लेकर ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि इसमें कोई पर्याप्त सबूत नहीं है, कोई बड़ी गड़बड़ी या बड़ी हेराफेरी इसमें नहीं हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ हुआ है और यहां पर अब कहीं ना कहीं सरकार ने विपक्ष को घेरने की कोशिश की है कि विपक्ष जो है वो समाज के अंदर अराजकता, समाज को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष को इस पर माफी मांगनी चाहिए। खुद शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी को इस पूरे मामले में जो है वो देश के सामने माफी मांगनी होगी। तो फिलहाल अराजकता और अशांति फैलाने की ये कोशिश की जा रही है, ये शिक्षा मंत्री का कहना है। के अंदर मैं और एक विषय उल्लेख करना चाहता हूं। पिछले नीट की मामला जब सामने आई है, विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई। विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबिश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। आज देश की इसी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना केवल भारत में, विश्व में हमारी आईआईटीएन, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था से पढ़े हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए विद्यार्थी दुनिया में अपना प्रतिष्ठा बनाए हैं। भारत की इसमें प्रतिष्ठा बनी है। ये सारे एग्जामिनेशन को निंदित करते हुए राहुल गांधी जी भारत को ही निंदा पहुंचाए हैं। देश की विद्यार्थियों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना, सामाजिक तनाव के लिए प्रोत्साहित करना, यह उनकी राजनीति का एक योजनाबद्ध हिस्सा रहा है। देश में लगा
इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता संदीप गोयल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला और बड़ा आदेश, नीट यूजी का जो एग्जाम है वो दोबारा नहीं होगा, क्या उन युवाओं के लिए वो राहत है जो युवा नहीं चाहते थे कि दोबारा परीक्षा हो, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी? देखिए, हम पिछले दिनों से लगातार ये चर्चा करते आए थे कि जो नीट परीक्षा की जो धांधली बार-बार कही जा रही थी और 23 लाख स्टूडेंट इससे जो है प्रभावित थे। ऐसे में दोबारा 23 लाख स्टूडेंटों को एग्जाम दिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल था और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि दोबारा एग्जाम नहीं होंगे। हालांकि जिन सेंटरों पर अधिक गड़बड़ी की बातें जिन केंद्रों पर कही गई थी, बिहार के जो केंद्र थे उनमें जो है वहां पर दोबारा से एग्जामिनेशन हो सकते हैं और जो सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ज्यादा अगर लोग जो है पकड़े जाते हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही जो है इसमें आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी ये स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि पूरी जो धांधली की बात है उसमें पूरे सबूत जो है नहीं है और जो मामलों में जो सामने जो पेशी हुई थी, जो गवाह हुए थे, उसमें यही सामने बातें आई हैं कि पूरे देश में ना करके बल्कि जिन क्षेत्रों में गड़बड़ी की बातें सामने आई थी उन्हीं क्षेत्रों में पेपर हो सकते हैं। और ऐसे में अब जो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी पर की ओर से जो बार बार सरकार को भेजने की बात कही जा रही थी, अब शिक्षा मंत्री ने उनका जवाब दिया है और साफ तौर पर कहा है कि सत्यमेव जयते और आज सत्य की जीत हुई है। तो इन्हीं बातों का जिक्र अब जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए संदीप, इस मामले में सियासत भी जमकर हमने देखी। जब से नीट का मामला सामने आया तो जमकर सियासत चली, पक्ष की तरफ से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात भी कह रहा था। विपक्ष की तरफ से ये मांग उठी थी कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इस मामले को लेकर। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, ये आदेश आया कि पेपर दोबारा नहीं होंगे और अब शिक्षा मंत्री ने सीधे सीधे विपक्ष से ये कहा है कि आप माफी मांगे देश के सामने, आप इस तरह से अराजकता नहीं फैला सकते, आप इस देश को या फिर जो देश का जो युवा है जो इसमें जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, आप उनको गुमराह नहीं कर सकते। देखिए, बिल्कुल साफ संदेश देने का जो काम जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया है उसमें सीधे तौर पर अब सरकार जो है बचाव के पक्ष में है और सरकार जो गिरती हुई नजर आ रही थी, विपक्ष जो हमलावर था, चाहे स्टूडेंट जो विरोध कर रहे थे, चाहे दूसरे सामाजिक संगठन हो, चाहे फिर विपक्ष पूरी तरह से जो है संसद से लेकर बाहर तक जो है प्रदर्शन करता नजर आ रहा था। सरकार से जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की मांग कर रहा था, लेकिन अब सरकार जो है ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है नेपाल से। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आपको बता दें, काठमांडू में विमान क्रैश होने का ये मामला इस वक्त सामने आया है नेपाल के अंदर, जहां पर मौके पर राहत और बचाव कार्य अभी फिलहाल जारी है। नेपाल के काठमांडू में इस वक्त हादसा हुआ है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह विमान क्रैश हुआ है नेपाल से। ये बड़ी अपडेट इस वक्त जहां पर काठमांडू में ये जो विमान है वो क्रैश हुआ है। अभी फिलहाल वहां पर राहत बचाव कार्य की टीमें पहुंच चुकी हैं और इसमें राहत बचाव फिलहाल जारी है। ये नेपाल के काठमांडू में बड़ा विमान हादसा, जहां पर हड़कंप मच गया इस हादसे के बाद, क्योंकि बड़ा हादसा था और ये काठमांडू के अंदर ये हादसा हुआ जहां पर कई सारे लोग इस विमान के अंदर शामिल थे। अभी ये साफ पता नहीं चल पाया कि ये विमान कहां से कहां की तरफ जा रहा था। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय विमान था, यानी नेपाल से किसी और देश की तरफ जा रहा था, ये साफ नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो विमान क्रैश हुआ है ये बहुत दुखद ये घटना सामने आ रही है और कितने सारे लोग इसमें हैं वो अभी कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। हालांकि वहां पर राहत बचाव कार्य की जो टीमें होती हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं। लगातार वहां पर जो है वो राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है और सुरक्षित जो लोग हैं उन्हें वहां से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल लगातार आपको ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह विमान क्रैश हुआ है। नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह प्लेन जो है ये क्रैश होने का मामला सामने आया है। टेक ऑफ के दौरान ये आग लगी और उसके बाद क्रैश हो गया। और अभी क्या पूरा मामला है, चालक समेत विमान में लगभग 19 लोग सवार थे, चालक समेत, ये आंकड़ा भी आ चुका है। और क्या ये सभी सुरक्षित हैं या नहीं, ये फिलहाल यहाँ पर जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल नेपाल के जो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर ये विमान क्रैश हुआ है और ये बताया जा रहा है कि जब टेक ऑफ कर रहा था और टेक ऑफ के दौरान में ही इस विमान में आग लग गई, उसके बाद ये क्रैश हो गया और ये एक बहुत भीषण हादसा इस वक्त जो है वो नेपाल के काठमांडू से आया है, जहां पर चालक समेत लगभग 19 लोग इस विमान में सवार थे। और अभी क्या वो सभी जो सवार लोग हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं,
ये देखना होगा। ये जानकारी थोड़ी देर तक पहुंचेगी, लेकिन फिलहाल जो टेक ऑफ के दौरान रनवे से वहां पर विमान पूरी तरह से फिसल गया, नियंत्रण खो गया और नियंत्रण खोने के बाद ये विमान जो है वहां पर क्रैश हो गया। तो टेक ऑफ के दौरान रनवे पर यह विमान फिसला, उसके बाद ये क्रैश हुआ। इसमें भीषण आग लगी और लगभग इसमें 19 से 20 लोग सवार थे, लगभग चालक समेत विमान के इसमें 19 लोग सवार थे। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये प्लान जो है ये क्रैश हुआ है। हालांकि ये बताया जा सकता है कि नेपाल से कई और देशों के लिए ये जा सकता था, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और हो सकता है इसमें कई सारे लोग शामिल हैं, लगभग जो 19 लोग हैं। अब देखना होगा कि क्या ये सभी लोग सुरक्षित हैं या नहीं, इसमें कोई इस तरह का आंकड़ा भी सामने आता है या नहीं, ये भी कुछ देर में साफ हो जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर नेपाल के काठमांडू से, जहां पर हादसे के बाद विमान में भीषण आग लगी। चालक समेत विमान में 19 लोग सवार थे और अभी फिलहाल वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह प्लेन जो है ये क्रैश हुआ है। टेक ऑफ के दौरान रनवे पर विमान फिसल गया और वहीं पर फिसलने के दौरान इसमें आग लग गई। इतनी भीषण आग लगी कि वहां पर कोई जो बड़ा खतरा भी जो है वो आम लोगों के लिए हो सकता था जो इसमें लोग सवार थे। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसमें कितने लोगों का नुकसान हुआ है, क्या वहां पर कोई मौतें भी हुई हैं या नहीं, क्या मृत्यु भी हुई है या नहीं, ये अभी तक आंकड़ा नहीं आए हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करवा रहे हैं नेपाल के काठमांडू में, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये विमान क्रैश हुआ। आग लगने के बाद जब टेक ऑफ कर रहा था तो टेक ऑफ करने के दौरान में ही इस विमान में आग लग गई और आग लगने के बाद ये क्रैश हुआ और लगभग इसमें 19 लोग सवार थे, पायलट के समेत, चालक के समेत। और अब देखना होगा कि यहाँ पर कितना नुकसान जो है वो हुआ है। तो चलिए, ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आ चुकी हैं काठमांडू से, जहां पर ये विमान हादसा हुआ है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तस्वीरों के माध्यम से। वहां पर कई सारे लोग, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि विमान क्रैश हुआ और विमान क्रैश होने के बाद तुरंत आसपास के लोग वहां पर पहुंचे। जो राहत बचाव कार्य की टीमें थी वो वहां पर पहुंची, वहां की क्षेत्रीय पुलिस वहां पर पहुंची और लगातार इन लोगों को वहां से बचाव जो है बचाकर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। राहत बचाव अभियान वहां पर जारी है, लेकिन कितने लोग इसमें अभी तक जो हैं वो, क्या कोई मृत्यु हुई है या नहीं, क्या कोई बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ है या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से ये हादसा, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उस तस्वीरों से ये अंदाज़ा लग रहा है कि ये बहुत भयानक हादसा हुआ है नेपाल के काठमांडू में, जहाँ पर ये विमान क्रैश हुआ। क्रैश होने के बाद वहाँ पर इसमें आग भी लगी। आग लगने से भी ये कहीं ना कहीं डगमगा गया और इसका बैलेंस पूरी तरह से खो गया। उसके बाद ये विमान वहाँ पर क्रैश हुआ है और जिस इलाके में क्रैश हुआ है वहाँ का इलाका भी आप देख रहे होंगे। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर राहत बचाव कार्य की टीमें पहुँची हुई हैं, आसपास के लोग पहुँचे हुए हैं और अभी फिलहाल सभी लोगों को सुरक्षित वहाँ से, हालांकि कुछ लोग अगर सुरक्षित होंगे तो उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है अभी कि आखिर कितना बड़ा नुकसान इसमें हुआ है। तो तस्वीरों में अफरा तफरी का माहौल, हड़कंप का माहौल, चारों तरफ जो विमान हादसा हुआ है उसके बाद वहां पर लोग जो हैं वो हताहत नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब आग लगी, टेक ऑफ किया, उसके बाद वहां पर विमान पूरी तरह से वो क्रैश हो गया, अपना पूरा नियंत्रण खो गया और उसके बाद क्रैश होने के बाद वहां पर लोगों का जमावड़ा लग गया। सभी टीमें वहां पर भेजी गई ताकि राहत बचाव कार्य किया जाए, तुरंत प्रभाव से वहां पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए और जो लोग वहां पर इस विमान के हादसे में इसमें सवार थे उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो फिलहाल देखना होगा कि इसमें कितना नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 19 लोग इसमें सवार थे, चालक के समेत लगभग 19 लोग इसमें सवार थे और काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था। ये बड़ी अपडेट आ रही है, टेक ऑफ के दौरान रनवे पर विमान फिसल गया और उसके बाद ये क्रैश हो गया।
तो हादसे के बाद विमान में भीषण आग भी लगी, जिसकी तस्वीरें आपको हमने दिखाई, और चालक समेत विमान में 19 लोग सवार थे। और क्या ये सभी लोग सुरक्षित हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। थोड़ी देर में ये भी पता लग पाएगा। लेकिन काठमांडू से ये पोखरा की तरफ ये विमान जा रहा था, 19 लोग इसमें सवार थे, और इसमें जब टेक ऑफ कर रहा था तो उसी समय इस विमान में आग लग गई। आग लगने के बाद ये विमान वहीं पर क्रैश हो गया। तो दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पहले हमने मौका दिखाया जहां पर ये हादसा हुआ है, और ये दूसरी तरफ की तस्वीर भी इस वक्त आ चुकी है एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही, जहां पर बाकी विमान भी खड़े हैं। और यहीं जब ये टेक ऑफ कर रहा था तो टेक ऑफ करने के दौरान में ही यहाँ पर आग लग गई। धुआं का गुबार आप देख सकते हैं, काला धुआं यहाँ से निकल रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यह हादसा बेहद गंभीर है, भीषण हादसा है, और इसी के चलते यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। काला धुआं, क्योंकि विमान में आग लग गई और देखते ही देखते इस विमान ने पूरी तरह से वहाँ पर आग पकड़ ली, और धुआं भी वहाँ पर काला ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि विमान ने ज़बरदस्त आग पकड़ी थी। वहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, आसपास के लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, राहत बचाव कार्य की टीमें भी वहाँ पर पहुँची हैं, और राहत बचाव का कार्य भी जारी है। चलिए, न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।